मरीज आया, उसकी खांसी नहीं रुक रही, बच्चा है खांस रहा है खांस रहा है खांस रहा है, आप भी तंग हो रहे हैं, उसके माँ बाप भी तंग हो रहे हैं, मरीज भी तंग हो रहे हैं कि खांसी नाम ही नहीं चुप कर देगा, जिसको हम मिनट कफ भी कहते हैं कि एक मिनट में कई दफा खांसता है। कोरेलियम रेबरम की दवाई है इसकी। वैसे जनरली होपिंग कफ की भी कोरेलियम है, लेकिन अगर वो खांस रहा है तो इतने अरसे का अगर वो कह रहा है कि 6 महीने हो गए, साल हो गए, ये ठीक ही नहीं होता, तो सबसे पहले उसकी केस ले लें कि इसका केस ट्यूबर में आ रहा है, सिलेशिया में आ रहा है, सल्फर में आ रहा है, एंटमक्लोलम में आ रहा है, पल्स में आ रहा है, सेंसिटिव टू हीट है या सेंसिटिव टू कोल्ड है, सेंसिटिव टू चेंज ऑफ वेदर है। ये आपको मैन्युटली पूछना पड़ेगा कि जब मौसम चेंज होता है, एकदम बारिश हो जाए, मौसम गर्म था तब पकड़ा जाता है, या एकदम हो गई गर्मी से अंदर से बाहर गया है तब, बाहर से अंदर आया तब, तो आप इस मौके पे डलका मारा, फिर उसको मर्कसाल, फिर उसको ब्रायोनिया दे तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगा। अगर टॉन्सिल्स की वजह से बात का ग्रोथ रुक जाती है, मेंटली ग्रोथ रुक जाती है, फिजिकली हाइट उसकी रुक जाती है, उसकी फ्रेम रुक जाता है, और अगर वो इसी तरह आप दे रहे हैं उसको ब्राटा का, अगर उसकी बन रही है, साथ आप सिलेशिया लगाते हैं, साथ और ट्यूबर लगाते हैं, मैं इनके साथ कुछ और मेडिसिन भी लगाता हूँ जो कि उमूमन दूसरे डॉक्टर नहीं लगाते। मैं इनके साथ न्यूमोकॉक्सिन भी लगाता हूँ, मैं उनके साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन भी लगाता हूँ, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन भी लगाता हूँ, मैं इसके साथ थूजा भी लगाता हूँ कि जब देखिए सिलेशिया भी नहीं काम कर रही, ट्यूबर भी नहीं कर रही, ब्राटा काम नहीं कर रही, हो सकता है कोई इसको साइड इफेक्ट हो रहा हो, जो इसको हिफाजती इंजेक्शन लगे हैं, वो ट्रीटमेंट हुआ है, उसमें से कोई इसको वैक्सीन तंग कर रही है, और वहाँ थूजा देते हैं तो वहीं से बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है। आपकी पिछली गिवन मेडिसिन जो है वही काम करना शुरू कर देती है। और अगर देखें कि बाकी ठीक नहीं हो रहा, उसका कल्चर कराया या नहीं है, आप उसको न्यूमोकॉक्सिन दे दें, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन दे, अगर बुखार भी हो रहा है आप देखेंगे बुखार भी ठीक होता है, गला भी ठीक होता है, और बच्चे भी ठीक होना शुरू हो जाते हैं। ये आपको साथ मेडिसिन रखनी पड़ेगी, न्यूमोकॉक्सिन, स्ट्रेप्टोकॉक्सिन, ये बड़ी ही अच्छी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दवाइयाँ बहुत अरसे से विल्मर शॉबे भी बना रहा है, रिक्वे भी बना रहा है, आप रखेंगे क्लिनिक पे और बार बार देनी पड़ती हैं आपको टेम्परेचर में। अब कई बच्चे उनका टेम्परेचर नहीं ख़त्म होता टॉन्सिल्स की वजह से, 102 103, और डॉक्टर कह देते हैं अभी इसके टॉन्सिल का ऑपरेशन कराएं, ये उनको टेंशन हो गई, फिर कहते हैं अगर दोबारा 103 से ऊपर गया तो इसको फिट्स पड़ेंगे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। आप इसकी जगह स्ट्रेप्टोकॉक्सिन ऐसे बच्चों को दें तो रिकरेंसी ऑफ फीवर नहीं होती, तो उनका टॉन्सिल भी रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। कईयों को आप देखते हैं कि खांसी ठीक होगी लेकिन टॉन्सिल रिड्यूस नहीं होते, खांसी ठीक हो गई लेकिन कद नहीं बढ़ना शुरू हुआ, खांसी ठीक होगी उसकी फिजिक वही, उम्र 16 साल है, फिजिक 8 साल वाली 10 साल वाली, उम्र 16 साल है, दिमाग वही 4थी क्लास वाला 5वीं क्लास में जैसे ये पढ़ रहा है। तो फिर आपको देखना है कि रुकावट कहाँ पे है, फिर ऐसी जगहों पे आप सिफलाइनम, ट्यूबरकुलाइनम, न्यूमोकॉक्सिन, अगर इसको निमोनिया हुआ है बार बार तो न्यूमोकॉक्सिन देंगे, अगर इसको चिकन पॉक्स हुआ है तो फिर आप इसको वो देंगे, मेलेंड्रिनम देंगे या मार्बिलिनम देंगे। और अगर इसके माँ बाप को कोई प्रॉब्लम थी सुजाक की या कोई थूजा देंगे, या अगर कोई उसमें प्रॉब्लम हुई है इंजेक्शन में लगाने की, थूजा देंगे, तो आप देखेंगे कि मज़ीद उसके ट्रांसफर रिड्यूस हो जाएंगे, फिर उसका कद बढ़ना शुरू हो जाता है। ये जो आपने सुना है कि होम्योपैथी में ट्रांसफर का इलाज बड़ा कामयाब है, तो सिर्फ ब्राटा का आप देने से 10 में से 1 मरीज ठीक होगा, लेकिन जब आप इसके साथ उसकी सेंसिटिव टू अदर थिंग्स की दवाई देंगे तो फिर 10 में से 5 बच्चे आपके ठीक होंगे, कद भी बढ़ेगा, सेहत भी ठीक होगा, दिमागी तौर पर भी लायक हो जाएंगे। इसके नीचे फिर आ जाते हैं, आपका थ्रोट आता है, यहाँ खांसी है, आपका लैरिंक्स आता है, आपका फेरिंक्स आता है, वहाँ इरिटेशन होती है, वहाँ टिंगलिंग होती है, वहाँ टिकलिंग होती है, तो फिर उसकी मेडिसिन अब हमें देखिए सिम्टम के मुताबिक मियाज़मेटिक करना ही पड़ेगा और करना भी चाहिए। अगर आप सिंपल कह रहे हैं जी यहाँ से मुझे कुछ होती खराश,
खराश है और खांसी फिर होती है तो आप उसको वीथिया दवाई देंगे। अगर खराश बड़ी सख्त है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त खराश हो रही है, ये मैं अभी 15-20 आपको दवाइयाँ बताऊंगा, आप देखें कि ये मेरी प्रूवन है, ये मैंने खुद इस्तेमाल कराई हुई है, एक दफ़ा नहीं 20 दफ़ा, सैकड़ों दफ़ा इस्तेमाल कराई है और इन्होंने काम किया है। आप वीथिया दवाई देंगे, अगर कोई बड़ी खराश है, हर वक्त ये बच्चे करते रहते हैं कि देखिए जी कैसी आवाज़ें निकालता है, मेरा हस्बैंड ऐसे सुबह उठ के आवाज़ें निकालता है, तो अगर खराश है तो सबसे पहले उनको वीथिया देंगे। और अगर खराश के साथ छींकें भी आती है, खांसी भी, तो औरंडो देंगे। अगर सिर्फ ये खराश हो रही है और वो नहीं ठीक हो रही तो फिर कैमोमिला देंगे। इरिटेशन इन थ्रोट, रियोमैक्स देंगे। रियोमैक्स से खांसी ऐसी ठीक हो जाएगी, कैमोमिला से ऐसी ठीक हो जाएगी। कैमोमिला, सोरैनम कैल्केरिया काल, को बताएगा मैंने इनका नाम क्यों लिया है खांसी में? कैमोमिला, सोरैनम कैल्केरिया काल। ये इतना ज़बरदस्त मेडिसिन का ग्रुप है, ऑर्डर है, कि आपके 50% बच्चे की खांसी ठीक हो सकती है। इतना लाजवाब है। सोरैनम, कैमोमिला, कैल्केरिया काल। आप एक दिन दे दें सोरैनम, अगले दिन कैल्केरिया का, अगले दिन कैमोमिल। जो बच्चे रात को खांसते हैं, जो बच्चे रात को खांसते हैं लेकिन खांसते वो उठते नहीं हैं, ये शर्त है, ये सिम्टम है। नींद में खांसते रहेंगे, माँ बाप उठ जाएंगे, उनको उठा के सिरप देंगे, कुछ देंगे, वो नहीं उठे। और ऐसी खांसी जो नींद में बच्चे खांस रहे हैं और उठ नहीं रहे, माँ बाप उठ के तंग हो रहे हैं, उनको पहले दिन सोरैनम, दूसरे दिन कैल्केरिया, तीसरे दिन कैमोमिला दें, इंशाल्लाह सब के सब ठीक हो जाएंगे। बताता हूँ। मेरे खुद बच्चों को टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम थी, मुझे पता नहीं है थी बचपन में कि नहीं, मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे सब बच्चे जवान हैं माशाल्लाह। और मुझे ज़िंदगी में टॉन्सिल्स के लिए 1 या 2 दफ़ा एलोपैथ डॉक्टर के पास जाना पड़ा इमरजेंसी में, अदरवाइज़ अपनी मेडिसिन दी और वो सब के सब ठीक है। और आजकल हालात के चेंज होते को बहाना बंदा तो खांसी हो जाती है, लेकिन टॉन्सिल्स ठीक हो गए। एक दफ़ा मैंने बेटे को, मेरे खांसी थी, उसको पता नहीं याद है कि नहीं याद, छोटा था, बहुत छोटा था, उसको टॉन्सिल्स बहुत ज़्यादा थे, खांसी पे खांसी, मैं दवाइयाँ दे रहा हूँ, नहीं फ़र्क पड़ रहा। बेटाकाप दी, ट्यूबर दी, बेलाडोना दी, रियोमैक्स दी, एपरसल्फ दी, जो जेहन में आती थी पढ़ कर दी, अमोनियम कास्टिकम दी, नहीं फ़र्क पड़ा। डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट मेरा दोस्त था जावेद इकबाल, आज भी अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, वो भी मेरे पास कभी मशवरे के लिए आ जाया करते थे। उस वक्त की बात कर रहा हूँ मैं, जब आज से कोई 25 साल पुरानी बात है, 28 साल पुरानी बात, 30 साल पुरानी बात, या 26 साल पुरानी बात, क्योंकि बच्चे बिल्कुल छोटे थे। तो मैं फ़ोन किया, मैंने कहा जी कंट्रोल नहीं हो रही, कहता ले आप, मैं चले गया, उन्होंने लिखा नुस्खा, ये इंजेक्शन लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं, इसको ये कैनुला लगा दें। तो आपको पता है कि मरीज़ भी डरता है, उसके लवाकिन भी डरते हैं कैनुला से, वायरस से, किससे पहले। उसने कहा सारा मेरे जिन में वहाँ बैठे बैठे आई कि मैंने बेसिलियम ली। मैं दवाइयाँ खरीदने से पहले सबसे पहले गया, बेसिलियम 200 की उसको डोज दी और उसको खांसी उसके बाद ख़त्म हो गई, टॉन्सिल भी ख़त्म, खांसी भी ख़त्म। ऐसा भी कभी होता है, मतलब इलाज मौजूद है हमारे पास, लेकिन सिर्फ उसको उस वक्त ट्यूबरक्लोनिम की नहीं, बेसिलियम की ज़रूरत थी। तो बेसिलियम भी काम करती, ट्यूबर भी काम करती। तो अगर हमें कभी, मैं अपने पेशेंट को भी, कभी पेशेंट नहीं कंट्रोल हो रहा किसी चीज़ का, मैं खुद कहता हूँ
अब 2-3 दिन जाएं, एलोपैथिक कोई एंटीबायोटिक इस्तेमाल कर लें, करके आ जाए, फिर मेरे पास आ जाए। अभी कंट्रोल नहीं हो रहा, के साथ दवाई खाते रहें। या कई ऐसे केस आते हैं कि नहीं ठीक हो रहा, किडनी पेन है, उसको अपेंडिक्स है, और मैंने दवाई दी, नहीं फ़र्क पड़ा। अक्सर पड़ जाता है, अक्सर ये बात नहीं है, लेकिन नहीं पड़ता, मैं दवाई बना के दे दूँ कि जाएँ, जब तक आप अस्पताल पहुँचे दवाई खाएँ। उनमें से भी 50% अस्पताल पहुँचने से पहले ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा मेडिसिन है हमारे पास, ऐसा काम करती है। अजान हो रही है, मैं 2 मिनट की ब्रेक करता हूँ, फिर बोलूँगा इंशाल्लाह। एक तो बुड्ढा साहब मुझे वो ज़रा बताएंगे, बोरिक पेट्रिया मेडिका में नहीं लाया कि मैं फाइटस के बाद कौन सी बड़ी दवाई आ रही। अच्छा जी, तो मैं जी हाँ ज़रा, तो मैं बता रहा था आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ख़त्म क्या किया था, मैं भूल गया किस सिम्टम, अभी अजान से पहले क्या बात होगी, चलें। हाँ टॉन्सिल्स की, हाँ बेसिलिनम से उसकी खांसी ठीक हो गई, और उसके बाद आज तक उस तरह के टॉन्सिलाइटिस, लार्ज टॉन्सिल नहीं हुई मेरा ख्याल। जी मर्क, इससे अगली कौन सी मर्क साल है, ये मर्क साल ही है ना, मर्क कार है, बस मर्क कार, मेफाइटिस के बाद मर्क कार ही है, बस वो अगली दफ़ा मर्क कार पे लेक्चर करेंगे, क्योंकि मर्क कार जो है ये हमारी आपकी यूरिनरी ट्रैक्ट की मेडिसिन है, और आजकल यूरिनरी ट्रैक्ट फिर ज़्यादा आई हुई है बीमारी, बहुत यूटीआई चल रहा है, बहुत स्ट्रिक्चर ऑफ यूरिथ्रा चल रहा है, बहुत जनाब सेकेंडरी यूरिनेशन चल रहा है, और कल्चर करा करा के आ रहे हैं कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, तो इस पर भी हमें अगले दफ़ा इंशाल्लाह बात करेंगे। तो टॉन्सिल्स की बात हो रही थी, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे, आप देखेंगे बाज़ का ट्रांसफ़र एक हद तक कम होके फिर रुक जाते हैं, तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि इस बच्चे का माइंड क्या है,
इसके माँ बाप का माइंड क्या है। अगर माँ बाप गुस्से वाले हैं तो आपको फिर उसको दवाई देनी पड़ेगी, स्टाफिस एग्रिया, नक्सवामिका, कैमोमिला। अगर माँ बाप में कोई हिस्ट्री साइकोटिक मिलती है, फिर थूजा आपको देनी पड़ेगी, मेडोइनम देनी पड़ेगी। सिफिलिटिक है तो मर्क साथ सिफिलिनम देनी पड़ेगी। तो फिर आप देखेंगे कि ट्रांसफर रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। और ऐसा भी केस होता है कि बिल्कुल रिड्यूस होकर ऐसे ख़त्म होने का पता नहीं चलता। जिस तरह नेज़ल पॉलिप्स है, आप देखें कि हम मेडिसिन देते हैं तो जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनके पॉलिप्स इस तरह गायब होते हैं कि जिस तरह ही कुछ नहीं था। आप नाक देखें अंदर से खत्म, बिल्कुल प्लेन हुआ होता है। हमारे पास ऐसी मेडिसिन है, वहाँ भी ज़बरदस्त काम करती है। तो अब जब खांसी हलक से जो उठती है, मैंने खांसी का आपको बताया, और शदीद खांसी, कई बच्चे ऐसे आते हैं कि खांसी ख़त्म ही नहीं होती, बिल्कुल ख़त्म नहीं होती उनकी खांसी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी सुनाओ। हाँ जी चल रहे जी, बस आधा घंटा और इंशाल्लाह मैक्सिमम। तुसी कैंप सी अज तुहाडा? मैं 10 ਵਜੇ टाइम दे दिता सी डॉक्टर साहब ने भी ना, चकलारा स्कीम 3 का आई स्पैशलिस्ट। ਅਸੀਂ जल्दी चले जाने, उन्होंने मैं लेट दसिया सी। अच्छा जी, तो अपर रेस्पिरेटरी डिजीज के बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है। अब लोअर में क्या होता है आपके? हाँ, लगातार, जिसको मिनट गन भी कफ कहते हैं, कांस्टेंट कफ कहते हैं। इसमें आप देखें कि बाज़ औक़ात, और वो बड़े बड़े सिरप पिए होते हैं बच्चों ने, बड़ों ने, ठीक है। इसमें सबसे जो बेहतर काम करेगी पर्टुसिन। पर्टुसिन, चाहे काली खांसी है, ये काली खांसी का नज़ोड़ है, काली खांसी है या नहीं है, आप पर्टुसिन देंगे। तो फिर इसके बाद अमोनियम कास्टिकम वायलेंट कफ पे देंगे, और फिर काकस कैक्टाई ये देंगे तो लगातार जो खांसी है वो ठीक हो जाएगी। और अगर आप देखेंगे कि टांसल्स हैं बहुत बड़े बड़े, अगर टांसल्स बहुत बड़े हैं और रेड हैं तो फिर बेल CM एक साथ देंगे पहले। अगर रेड नहीं है, नॉर्मल फ्रेश है, गोश्त की तरह है, तो फिर बराटा का आप देंगे। और अगर डार्क हैं, डार्क ब्लैक की तरफ जा रहे हैं तो फिर फाइटोला का देंगे। और अगर ब्लूनेस की तरफ जा रहे हैं फिर लैक्सिस देंगे। ये CM देंगे, उनकी खांसी वहाँ से ठीक होना शुरू हो जाएगी। एक और इस तरह का केस था, येलो लाइनिंग है बीच में, येलो लाइनिंग पस है, वो पस फॉर्मेशन है। तो फिर आप उसको देख कैरिया सल्फ है, सिलेशिया है, हैपर। अगर पेन है तो हैपर सल्फ है, अगर पेन नहीं है तो फिर कल्केरिया सल्फ और मायरस्टिका है। अगर पेन है तो हैपर सल्फ भी है, सिलेशिया भी। तो इसी तरह एक केस मुझे उसने उलझा दिया था, मेरे किसी बहुत करीबी अजीज़ का था, तो उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। बहुत मेडिसिन मैंने अप्लाई की, आपकी ट्यूबर से लेके ड्रासरा तक, तो मेफाइटस तक, तो अमोनियम कास्टिकम, यही वाली खांसी थी। तो अब बाज का तो बड़ा मरीज था, सारी 15-16 साल का, लेकिन सिम्टम नहीं दे रहा था वो। अब उसने, मैंने उसको कहा बलगम गिरती है, कोई पता नहीं, कहता कोई पता नहीं। इधर मैं हूँ कि दवाइयाँ दे दे के मैं खुद परेशान हूँ कि इसको एंटी मैंने म्याज भी कर दिया, मोडेलिटी भी देख ली, लोकल कंडीशन भी देख ली, नहीं फ़र्क पड़ रहा। तो फिर मैंने उसको कहता कि कभी कभी मैं बलगम निकलती है,
और वो मुंह से निकलती ही लटक जाती है सफ़ेद रंग। मैंने काकस टिकटाई एक दी 1 जैसी है। आज उस बात को 6 महीने साल हो गए, उसकी भी खांसी ठीक हो गई, सिर्फ एक। तो इस तरह बात का सिम्टम आपको मिल जाती है बड़ी मुश्किल से, जब मिली तो फिर एक डोज उसने काम किया। इसी तरह एक और थी मरीज़ा, उसकी खांसी ठीक ना हो, अब उसको भी मैं दवाइयाँ दे दे के जनाब परेशान हूँ, दे रहा हूँ, चेंज भी कर रहा हूँ। तो अब उसके मुंह से निकला कि कल मेरा पेपर है, मुझे फिर खांसी शुरू हो जाएगी। उसको मैंने जलसीमियम CM की एक पुड़ी ली और आज इस बात को भी 3-4-6 महीने उसको खांसी नहीं। तो ये देखिए अब कहाँ खांसी कहाँ पेपर, ठीक है। अब ये भी तो देखिए ना, अब कहाँ खांसी कहाँ पेपर। इस तरह की साइको कफ जो है, इसमें आपकी जलसीमियम, अर्जेंटम नेट्रिकम और एसिड अक्सालिक, ये तीनों दवाइयाँ बड़ा अच्छा काम करेगी। अगर वो सोचेगा कि जी मुझे खांसी अब हो जाएगी तो हो जाएगी, चाहे पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा, तो एसिड अक्सालिक काम करेगी। अगर वाकई उसको किसी सफ़र पे जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, स्टेज पे जाने से पहले खांसी शुरू हो जाती है, या गला ही और 10 दफ़ा साफ करके स्टेज पे चढ़ेगा, तो उसकी सबसे पहली दवाई जलसीमियम होगी। चाहे उसको खांसी अब दूसरे स्कूल ऑफ थॉट में अगर ये मिल जाएगा तो क्या करेंगे मुझे बताएं। वही सिरप देंगे, एंटीबायोटिक देंगे और एंटी एलर्जी देंगे, उससे नहीं ठीक होना। अब हमें अगर सिम्टम शुरू में मिल गया वो ठीक है, हमें भी अगर सिम्टम 6 महीने में जाके बाद में मिलेगी तो फिर बाद में ठीक होता है। तो ऐसे केसेस ठीक हो जाते हैं। साइको केस खांसियाँ बहुत है बच्चों को, माँ बाप के डर से खांसी, स्कूल जाने से खांसी, और स्कूल के टीचर से डर से खांसी, ये सब साइको में आती है। अर्जेंटम नाइट, जलसीमियम, एसिड अक्सालिक, ये 3 दवाइयाँ काम करेगी। इसके बाद हम लोअर पे अगर जाएं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, तो आप देखें कि फिर अस्थमा भी आता है, अस्थमेटिक कफ भी आती है, ब्रोंकाइटिस भी आता है, ब्रोंकल कफ भी आती है, फिर आपकी COPD भी आता है, फिर आपका एम्पाइमिया भी आता है, फिर आपका लंग्स कैंसर भी आता है, फिर नीचे लंग्स की प्रॉब्लम है, निमोनिया है, बहुत सारी तकलीफ़ें आ जाती हैं। तो इस सिलसिले में मैं कुछ एक्सरे भी लाया हूँ कि हमारे होमियो डॉक्टर को एक्सरे का भी नहीं पता होता, देख के बाद का एक्सरे देख के भी आप दवाई दे सकते हैं कि ये एक्सरे में नज़र आए, उसके मुताबिक दवाई देंगे तो वो ठीक हो जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ चंद एक्सरे। आजकल लंग्स CA भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, बाज़ का फेफड़ों में पानी होता है, खांसी हो रही थी, हमें पता नहीं होता। मैं एक्सरे कर, अभी दर्द शुरू नहीं हुआ, जब दर्द आके मरीज कहता है फिर हमारे जहन में आता है कि इसको शायद प्लूरिसी होगी जो, तो फिर हम एक्सरे करवाते हैं, चेक करवाते हैं। लेकिन अगर एक्सरे में देख के अंदाज़ा हो जाए तो हम पहले ही प्लूरिसी वाली मेडिसिन देंगे, एंटी म्याब करके या ना करके, तो उसको फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है। ये देखें एक्सरे, ये टीबी का एक्सरे है। जिनको टीबी हुई होती है उनकी 2 निशानियां आप देख लें, ये साइडों पे आप देखें कि यहाँ पर स्पॉट बन रहे हैं, ठीक है जी, साथ दोनों पे, और आप देखें कि ये डॉट आगे भी फैल रहे हैं, ठीक है, और तकरीबन आपके पूरे फेफड़ों को मुतासर करने जा रहे हैं, अभी गए नहीं, ठीक है। अब इस टीबी का भी ये एक्सरे ऐसा होता है तकरीबन कि आपको साइड पे ये नज़र आएंगे, और इसके साथ आप देखें कि COPD भी की जब केस हो जाता है उसका भी यही कंडीशन बनती है। COPD में बाज़ का आपके स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, और बाज़ का स्वेलिंग नहीं भी होती। अब ये जो एक्सरे है इसकी जो लिखा हुआ था कि इनफिल्ट्रेशन ऑफ टीबी पुल्मोनरी कोच। अब पुल्मोनरी कोच का मतलब ये टीबी एक्सरे ऐसे होगा
और इन्फिल्ट्रेट का मतलब है कि ये पूरे फेफड़ों के अंदर जाने की कोशिश कर रही है, जैसे कि देखिए साइडों से बढ़ रहा है। ठीक है जी। तो ऐसा अगर एक्सरे है, और मेरे पास अगर वो एक्सरे आता है मैं दिखाता हूँ। टीबी के एक्सरों में जिनको टीबी होगी, आप बिल्कुल ऐसे करके भी बता सकते हैं फौरन कि टीबी है। उसकी स्केलेटन, जो बोन स्केलेटन है चेस्ट का, उसकी शेप ही और होती है। जैसे हमारे फास्फोरस का पेशेंट होता है ना, कि बिल्कुल ऐसे करके होगा, उसकी ये हड्डियाँ बिल्कुल ऊपर को होंगी, इधर से कम होंगी, कमज़ोर होंगी। आप उसको कह सकते हैं कि आपकी फैमिली में टीबी है। किसी को कहेगा हाँ मेरी फैमिली में टीबी थी। कम मरीज बताते हैं, छुपाते हैं इसको, लेकिन बताने वाले बताते हैं। तो ऐसे मरीज को आप देख के भी कह सकते हैं कि इसको टीबी है। ठीक है जी। अब ये देखें कि ये बात का ऐसा आता है, तो ये इसको कहते हैं प्लूरेसी। एक फेफड़ा पूरा पानी से भरा हुआ है और एक नहीं है। अब इस तरह जब पानी भरा होगा और ये शिद्दत में होगा, इसको ज़रा सी हरकत पे दर्द होगा, खांसी पे दर्द होगा, तो हम मेडिसिन अगर ये देखे बगैर देंगे तो हमें समझ इतनी नहीं आएगी। या तो आपको स्ट्रेस से फिर पकड़ना चाहिए कि आप स्ट्रेस की पल्पेशन से या उसके डायग्नोज कर सके, पता चल जाएगा। नहीं तो एक्सरे से। जब इस तरह का एक्सरे आएगा तो आपको पता है कि पानी बहुत ज़्यादा है। उसकी सिम्टम जो है, स्टिंगिंग पेन है, उसको सुइयाँ चुभती हैं, काली का ब्रायोनिया देंगे, और साथ ही उसको एपिस, लैट्रेस, पाइकाटा, ऑक्सीजन ड्राम, ये पानी निकालने के लिए साथ ये भी आप देंगे, तो इससे पानी भी होगा। ये है प्लूरेसी। ठीक है जी। अब ये देखिए कि ये जो एक्सरे है, इंडिकेट भी किया हुआ है, ये निमोनिया है। इसका लंग्स जो है ऊपर से भी नीचे से भी इन्फेक्ट हो सकता है। ये ऊपर से इन्फेक्टेड हुआ है कि वहाँ स्वेलिंग हो रही है। निमोनिया में और ब्रोंकाइटिस में फ़र्क होता है। ब्रोंकाइटिस में आपकी जो हवा की नालियाँ हैं उनमें स्वेलिंग होती है। ठीक है। और निमोनिया में आपके फेफड़ों के जो सैक्स हैं वो फूल जाते हैं। अब देखें कि कहीं को डबल निमोनिया होगा तो यहाँ भी आया होगा, इस लंग्स पे भी, उसको डबल निमोनिया कहते हैं। और डबल निमोनिया को लेटरल निमोनिया भी कहते हैं। कि मेडिकल टर्म में लेटरल निमोनिया होगा, डबल निमोनिया होगा। तो जब डबल निमोनिया होगा तो आपको फिर डबल डोज भी देनी पड़ेगी ताकि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए। और अक्सर हमारे पास जब बच्चे आते हैं, आप देखें कि उनका नाक फ्लैप कर रहा होता है, तो हम वो डबल निमोनिया की एक सिम्टम होती है या क्यूटनेस की सिम्टम होती है। तो जब हम मेडिसिन देते हैं, जैसे एंटम टार्ट है, फास्फोरस है, ब्राई है, लाइको है, इस कंडीशन में बाज़ का आप उसका केस नहीं ले सकते, हिस्ट्री नहीं ले सकते, छोटा बच्चा है, निमोनिया है, नहीं पूछ सकते। आप यही दवाइयाँ उसको 10-10 मिनट के बाद अल्टरनेट करके दें तो मैक्सिमम बच्चे इसी से फर्क पड़ता है हमको। अब ये देखें, ये एक नॉर्मल एक्सरे है। नॉर्मल एक्सरे किस तरह के देखें, बिल्कुल प्लेन है। इसके पूरी रिब्स आपको नज़र आ रही हैं, आपको इसका लंग्स का साइज नज़र आ रहा है, हार्ट का साइज नज़र आ रहा है। और सबसे बेहतर, अगर लंग्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई पानी है, कोई स्वेलिंग है, कोई ब्रोंकाइटिस है, कोई निमोनिया है, कोई डबल निमोनिया है, तो सबसे पहले ये एंगल ख़राब होने जाते हैं। इसको कहते हैं सीपी एंगल्स। अगर फुल अगर नीचे उसको प्रॉब्लम आ गई फेफड़ों में तो सीपी एंगल्स नज़र नहीं आएंगे। अगर किसी एंगल में ये तकून बने हुए नीचे को नोके, अगर ये नोके सीपी एंगल्स नहीं नज़र आ रहे तो समझे को अंदर प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। ठीक है। इसके साथ आप ये देखें कि ये साथ वाला है, ये प्लूरेसी लिखी है, प्लूरल इन्फ्यूजन, कि इसके फेफड़ों में पानी जमा होना शुरू हो चुका है। ठीक है जी। और ये इन्फिल्ट्रेशन, तो मैंने आपको पहले बताया कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब है कि बीमारी पूरे फेफड़ों को अपने काबू में कर रही है, जगह 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 स्पॉट शुरू हो चुके हैं। ठीक है जी। इसके बाद कैविटी लंग्स, टीबी के केसेस में इस तरह की कैविटीज़ बन जाती हैं। ये बड़ी कैविटी बनी हुई है, ये छोटी छोटी बनी है, तो इसको कैविटी लंग्स भी कहते हैं, कि ट्यूबर पुल्मोनरी कोच। ठीक है। अगर इस तरह का कोई एक्सरे आएगा
इस तरह के स्पॉट आपको नज़र आ रहे हैं तो ये कैंसर को जाहिर करेंगे। ठीक है जी। फाइब्रोसिस ऑफ लंग्स के लिए और कैंसर के लिए इस तरह के स्पॉट होंगे, और वो कहते हैं कि इस तरह के स्पॉट आ रहे हैं या फाइब्रोसिस हो गया, ये भी खतरनाक है कि लंग किसी वक्त कोलैप्स दे जाएगा। अगर कैंसर है तो फिर लिखा होता है नीचे कि इनको इन्वेस्टिगेट क्लिनिकली भी करें। इसमें कैंसर का शुबा पड़ रहा है, अब क्लिनिकल करेंगे। क्लिनिकल क्या करेंगे कि जो कैंसर के पैरामीटर टेस्ट है वो आप करेंगे, टीबी के हैं वो करेंगे, आपको पता चलेगा टीबी है वो। ये भी कैंसर का है। इसके आप देखेंगे कि कैंसर के जो निशान होते हैं वो इरेगुलर होते हैं, एक जैसी साख्त उनकी नहीं होती। टीबी की साख्त होगी तो उनके निशान जो होंगे वो एक जैसे होंगे। ठीक है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा रेगुलर होंगे, जबकि कैंसर के इस तरह के स्पॉट होंगे तो इरेगुलरिटी उसमें नजर आएगी। कभी ऊपर से प्लेन नहीं होगा, कभी एक जगह से ज़्यादा गाढ़ा होगा, एक जगह से कम होगा, तो ये भी कैंसर को रिलेट करते हैं। फिर सेकंड स्टेज कैंसर में ये कैफियत भी पैदा हो जाती है कि कैंसर की वजह से आपके फेफड़ों में, एक फेफड़े में पानी भी बढ़ रहा है, इसमें प्लूरल एफ्यूजन हो रहा है, प्लूरिसी हो रही है, और साथ कैंसर भी है, केस डिफ़िकल्ट है। और ऐसा केस अगर हम नज़र आए तो हम शुरू में ही उसको कैंसर की मेडिसिन दे सकते हैं। ये केस है, ये भी पुल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस और प्लूरिसी। ये अमूमन हो जाता है कि टीबी भी है साथ, लेकिन पानी भी पड़ चुका है। ये अमूमन जिनको सीओपीडी हो जाए या क्रॉनिक कोलैप्स होना के ख़तरा हो तो ये कंडीशन उस वक्त बननी शुरू हो जाती है। तो ये दिखाने का मकसद ये है कि इसका इलाज भी हमारे पास मौजूद है इस स्टेज पे भी पहुंचने का। उसके बाद अब देखें कोविड-19, बहुत से लोगों को हुआ कोविड-19। जो लोग वेंटिलेटर से पहले जो कोविड का शिकार होते हैं और उनका सीटी टेस्ट पॉजिटिव आता है, उनकी कुछ रिपोर्ट इस तरह की होती है। पैचेस पड़ते हैं इरेगुलर ऊपर नीचे, और साथ आपको कोविड के टेस्ट जब आप करते हैं और टेस्ट भी आपके पॉजिटिव आ रहे हैं और ये एक्स आ रहा है, तो वो कहते हैं आपको कोविड-19 वाला टेस्ट। ठीक है, इससे पहले देखें कि कोविड को सार्स भी कहते हैं, SARS। तो अगर सार्स की प्रॉब्लम हो, पहले कोविड का पॉजिटिव नहीं है या पॉजिटिव है या नेगेटिव है लेकिन सार्स है, सार्स इटसेल्फ मुश्किल प्रॉब्लम है, जिसको कहते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कि पूरा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम ही जवाब देने लगा। उसकी इनिशियल तौर पे ये एक्सरे होता है उसको। तो एक्सरे को हमें देखना भी चाहिए, इसकी स्टडी भी करना चाहिए, इसको समझना भी चाहिए। एक्सरे, ECG, इको, ये चीज़ें, CT स्कैन और आपका MRI, ये सब आपको देखना आना चाहिए, क्योंकि आजकल इसके बगैर आप देखें कि टेस्ट नहीं होते और मरीज़ों के पास आते हैं बड़े बड़े लिफाफे पकड़े होते हैं CT स्कैन के, MRI के, और हमें एक्सरे भी देखना चाहिए उनका और रिपोर्ट भी पढ़नी आनी चाहिए। तो किसी दिन लेक्चर में हम ये भी रख लेंगे कि उनकी रिपोर्ट भी जो है 8-10 किस्म की रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो क्या लिखते हैं, अल्ट्रासाउंड में क्या फ़र्क है, CT स्कैन में क्या फ़र्क है, MRI में क्या फ़र्क है, और इनको पढ़ा किस तरह जा सकता है। तो उनको पढ़ने के लिए एक आम MBBS डॉक्टर भी मुश्किल से पढ़ता है, वो भी इंतजार करता है रेडियोलॉजिस्ट पे, जो वो उस पर भी गलती निकाल के कहते हैं नहीं इसकी प्रॉब्लम ये आ रही है, ऐसा भी बात का होता है। तो अब ये देखिए कि आखिर में हम मेफाइटस पे आए थे। मेफाइटस जो है हुपिंग कफ की मेडिसिन है, लेकिन अब ये देखिए कि हमारे पास कफ कितनी किस्म की हो सकती है। हुपिंग कफ हो सकती है, आमतौर पे प्रोडक्टिव कफ कहते हैं उसको, जो ड्राई कफ हो। ये एलोपैथिक में यूज़ होती है टर्म, हमारे होम्योपैथी में ड्राई कफ है, लूज कफ है, रैटरिक कफ है, हीजिंग कफ है, ये वाली होती है। इनमें भी ये इस्तेमाल होती हैं, लेकिन वायलेंट कफ हो सकती है, कास्टेंट कफ हो सकती है, अस्थमेटिक कफ होती है, ब्रोंकियल कफ हो सकती है, तो हुपिंग कफ हो सकती है।
अब मेफाइटस क्योंकि ज़्यादातर कफ और हुपिंग कफ का है, तो इस सिलसिले में मैं कुछ चंद मेडिसिन बताता हूँ कि ये मेडिसिन अगर हमारे क्लिनिक में नहीं होंगी तो हम हुपिंग कफ का या आम कफ का इलाज भी नहीं कर सकेंगे। इसमें आप लिख लें, मैं लिखता भी हूँ। ट्यूबर बेसिलिनम ड्रासरा मेफाइटस कोरेलियम रोबरम पर्टुसिन न्यूमियोकॉक्सिन स्ट्रेप्टोकॉक्सिन स्ट्रेप्टोमाइसिन थूजा इग्नेशिया मैंथापिप ये दवाइयाँ कम से कम आपके क्लिनिक में होनी चाहिए। 1 mcm 200 और 30-200 में भी होनी चाहिए, तो ये चल सकती है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए कि ट्यूबर का आपको पता है, बेसिलिनम को पता है, ड्रासरा का पता है, मेफाइटस का पता है। कोरेलियम रोबरम का ये है कि इसकी खांसी रात को नींद में बच्चा उठ के खांसता है और शुरू ही हो जाता है, और उसकी ऐसा होता है कि जैसे अभी ये जिसकी जान निकलने लगी है, और ब्लू हो जाएगा, और दौरों वाली खांसी है, सफोकेशन वाली खांसी होगी इसमें कोरेलियम रोबरम में। ड्रासरा में शिद्दत की खांसी है। ये काली खांसी के अलावा भी अगर गले में खराश है और इसके साथ आवाज़ बैठती है तो आप ड्रासरा उसको रोज़ की भी एक दे सकते हैं। हमारी कुछ किताबों में लिखा है कि ड्रासरा की सिर्फ एक सिम्टम एक डोज दें, कि ऐसा नहीं है, आप शिद्दत पे इसको बार बार रिपीट कर सकते हैं, इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे। ड्रासरा को जो है ये टीबी को भी कवर करती है और हड्डियों को भी कवर करती है। अगर हड्डियों की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीबी की वजह से आ रही है, टीबी की हड्डियाँ हैं या हड्डियाँ कमज़ोर हैं, बच्चा माँ के पेट में कमज़ोर था, उसको पूरी खुराक भी मिली, विटामिन डी कम है, कैल्शियम पूरा नहीं है और साल्ट कम है, तो फिर भी ड्रासरा वहाँ पे काम करती है। मेफाइटस का जो पेशेंट है बच्चा, इसमें अजीब कैफियत है कि ये ठंड को पसंद करेगा। ये नहाएगा गर्मियों में भी ठंडे पानी से, सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाएगा और जग ठंडे पानी से, और ठंडे पानी से नहाने से इसकी खांसी भी ठीक होगी, इसकी सांस भी ठीक होगा, और अगर इसका दमे का प्रॉब्लम आता रहा वो भी ठीक हुआ। कोरेलियम रोबरम का आपने बता दिया। पर्टोसिन आप रखेंगे, इसको हर काली खांसी केस में, हर पुरानी केस में इसको आप दे सकते हैं। उसके बाद न्यूमोकॉक्सिन है। अगर निमोनिया से, जैसे बच्चों को देखें कि जो शीरख्वार बच्चे होते हैं, इनफैक्ट उनको आप अगर बचपन में निमोनिया हुआ है तो उनकी खांसी नहीं ठीक हो रही है, आप उनको ड्रासरा भी दे रहे हैं, पर्टुसिन भी दे रहे हैं, ब्राई भी दे रहे हैं, हैपरसल भी दे रहे हैं, ब्रेटाकार भी दे रहे हैं, ब्यूमैक्स भी दे रहे हैं, नहीं ठीक। लेकिन अगर आपको पता चले निमोनिया हुआ है तो फिर न्यूमोकॉक्सिन देंगे। स्ट्रेप्टोकॉक्सिन बार बार खांसी और टेम्परेचर के साथ है तो आप स्ट्रेप्टोकॉक्सिन देंगे। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी अगर बार बार खांसी के साथ प्रोलॉन्ग कर रही है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दें, इसके साथ टेम्परेचर भी ठीक होगा और वो भी ठीक हो जाएगा। थूजा जो है, थूजा ये देखें कि ये बाज़ का साइकोटिक असरात की वजह से खांसी हो रही होती है, या जिन बच्चों को कोई हिफाजती इंजेक्शन लगे होते हैं या एलोपैथिक कोई एंटीबायोटिक के रिएक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अगर वो नहीं ठीक हो रहे दरम्यान में थूजा दें और वो ठीक हो जाएगी। उसके बाद है इग्नेशिया। अब देखें कि इग्नेशिया की ऐसी खांसी है
कि ये इसकी सिम्टम फिर उलट आ गई है कि इसका मरीज जितना खांसेगा और खांसी आएगी, जितना खांसेगा और खांसी आएगी। इसके साथ ही आप देखिए 2 दवाइयाँ और हैं, शदीद खांसी, और जैसे ही उसको बलगम निकलेगी वो बलगम बाहर फेंकने के बजाय अंदर, चाहे बड़ा है चाहे बच्चा, अंदर खिलेगा। अगर वो अंदर ले रहा है, उसकी मजबूरी होती है कि वो बाहर जोर नहीं लगा सकता, अंदर लेता है, खांसी वक्ती तौर पर रुकती है, उसे उसकी दवाई है कास्टिक। और बलगम निकालने के बाद अगर खांसी आती है तो उसकी दवाई है स्पॉन्जिया। और एग्नेशिया आप देखें कि फिर जितना बंदा खांसेगा उल्टी तेज होती जाएगी, तेज होती जाएगी। ये वही है कि एग्नेशिया जहाँ पे आप देखें कि उलट काम करता है, इसलिए उलट के काम करना ही करना। जहाँ पे आप देखें कि उल्टी सिम्टम जाहिर हो रही है, जैसे आप देखें कि इसकी गले की सिम्टम पड़े तो इसके गले का जो दर्द है वो लिक्विड से हो रहा है। ठोस चीज़ें निकल जाता है, कोई दर्द नहीं होती, और लिक्विड पिएगा तो दर्द होगा। फिर उसके बाद अगर कहीं इसके मरीज़ बैठे हुए हैं किसी मातम वाली जगह पे, वहाँ सब लोग रो रहे हैं लेकिन वो हंस रहा होगा, कह के मार रहा होगा। 2 लड़कियां बैठी हैं, वो एक कह के मार रही है, दूसरी को भी ठोकरे मार रही है, बता रही है, लेकिन दूसरी नहीं आ रही, वो रो रही है। लेकिन एक उसको देख रही रो रही है लेकिन खुद हंस रही है, फिर उल्टा काम कर रहा है। अब ये उल्टा कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू कहाँ से होता है कि आप जब फितरत को नहीं मानते, आप फितरत के फैसलों को नहीं मानते, फितरत के मानते उल्टा होता है। अब देखिए इग्नेशिया हम देते हैं किसी के मरने पे, पहली दवाई है कि मरने के बाद अगर कोई दुख है, सदमा है, सबसे पहले दवाई इग्नेशिया है। अब क्यों है ये इग्नेशिया, क्यों बनती है? सब लोगों की नहीं बनती लेकिन मैक्सिमम लोगों की बनती। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, फितरत के फैसले से नाखुश हो रहे होते हैं। मर गया, ओ हो भाई ये क्यों मर गया, इसकी तो अभी उम्र नहीं थी मरने वाली। और भाई मरना नहीं, डेट फिक्स नहीं मरने की, एक दिन मौत नहीं आनी। आप जब फितरत के खिलाफ बात करते हैं तो वो उलट बात हो रही है। भाई मरना तो है, ठीक है, जल्दी मर गया, ठीक है, आप उसको एक्सेप्ट करें, देर से मर गया, लेकिन क्यों मर गया, ये कैसे हो गया, वहां जब इस बात से सदमा होता है तो इग्नेशिया सबसे पहले दवाई बनती है। और मुझे कहता है ऐसा क्यों हुआ कि ये तो अभी बच्चा था, इससे अभी इतनी जिंदगी की बहारें नहीं देखी थी, चंद बहारें देखी थी, ये मर गया। जब आप फितरत के खिलाफ सोचेंगे और उसके खिलाफ फैसला करेंगे, आपके अंदर गम तो सबको हो रहा है, पूरी फैमिली को गम हो रहा है, लेकिन एक देखें कि ज़्यादा अफसोस कर रहा है, वो मान नहीं रहा कि ये गलत फैसला हुआ है। उसकी सबसे बेहतरीन दवाई फिर इग्नेशिया होगी, क्योंकि वो फितरत के ऐन उलट फैसले कर रहा है। और इग्नेशिया हर जगह उल्टा काम करती है। आपको इरेक्शन होती है, पीनस में एक्सटेंशन होती है। इग्नेशिया के पेशेंट में इरेक्शन की बजाय पीनस में रिट्रैक्शन हो जाती है, ठीक है, इग्नेशिया। फिर इसी तरह एट द एज ऑफ प्यूबर्टी लड़कियों के अज़ा बढ़ने चाहिए कि उसके जो सेक्सुअल अज़ा हैं उनमें इन्हेंसमेंट आनी चाहिए, बढ़ना चाहिए, वो बजाय बढ़ने के एट्रॉफी शुरू हो जाए, तो उसकी दवाई है इग्नेशिया। जहाँ पे उल्टा काम हो रहा है वहाँ दवाई इग्नेशिया है, ये मैं आपको बताऊँ। तो यहाँ आप देखें कि खांसी, और जितना खांसता है खांसी ज़्यादा आती है, इसकी भी इग्नेशिया दवाई है। मैंथापिप, मैंथापिप का आपको एक मैं बड़ा अच्छा वाक़या सुना के फिर ख़त्म करता हूँ, फिर उसके बाद कुछ सवाल जवाब होगा तो वो हम करते हैं। एक मेरा क्लिनिक था जब 85 में, तो मैं जब क्लिनिक जाया करता था तो मेरे क्लिनिक के 5-6 दुकानें, पीछे एक किराने की दुकान थी। वहाँ सुबह सुबह 9 बजे, धूप हो, गर्मी हो, सर्दियों में वो दुकान से थोड़ा बाहर, और धूप सेकने के लिए गर्मियों थोड़ा अंदर। लेकिन जब भी मैं गुजरता सुबह 9-10 बजे तो वो इस तरह मोटी किताब कुरान शरीफ पढ़ रहे होते थे, सफ़ेद दाढ़ी, उनको लिकोडर्मा था, इस वजह से रंग भी उनका गुलाबी सफ़ेद, और बड़ी नूरानियत और बड़ा चेहरा। मैं उनसे बड़ा इम्प्रेस था कि मैं जब सुबह जाता हूँ तब भी वो कुरान शरीफ खोल के पढ़ रहे होते हैं, और जब वापस आता हूँ मैं 1:30-2 बजे तब भी कुरान शरीफ पढ़ रहे होते हैं। मैं बड़ा परेशान कि ये थकते नहीं हैं, जब देखो कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, दुकानदारी भी कर रहे हैं, साथ लड़का भी है, लेकिन पढ़ रहे हैं। मैं बड़ा परेशान। आखिर कोई साल बाद वो मुझसे दवाई लेने आ गए। अब दवाई लेने आ गए
तो होम्योपैथी पर डिस्कस शुरू कर दिया उन्होंने कि ये दवाई मैंने दी अपनी बीवी को, ये दी, ये दी, ये दी। मैंने कहा आप होम्योपैथी डॉक्टर? कहता नहीं। तो मैंने कहा फिर आपको इतनी दवाई को कैसे पता चला है? मैंने कहा मैं रोज़ आपको देखता हूँ, आप दुकान में बैठे कुरान शरीफ खोला होता है, पढ़ रहा होता है। वो हंस पड़े आगे से, हंस के कहते हैं वो कुरान शरीफ नहीं होता, वो काशी राम में पढ़ रहा होता हूँ। मैं रोज़ जब तक काशी राम ना पढ़ लूँ मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मुझे कई डॉक्टरों से ज़्यादा दवाइयों का पता है और इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो ये समझता हूँ कि आपने कुरान शरीफ खोला हुआ है और आप काशी राम पढ़ रहे। कहते काशी राम मैं पढ़ता हूँ, कुरान शरीफ पढ़ता हूँ घर में, दुकान पे अगर पढ़ रहा हूँ तो मैं काशी राम पढ़ रहा होता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि अगर किसी की खांसी ठीक ना हो तो मेंथा पीप दें। तो उस वक्त डॉक्टर अली भी मेरे पास बैठे हुए थे जब ये वाक़या हो रहा था, तो उस वक्त से मैंने भी मेंथा पीप दी, उन्होंने भी बाद में देना शुरू की। और मेंथा पीप भी तकरीबन हर किस्म की खांसी के लिए एक अच्छी दवाई है। ठीक है जी। अब इसके अगर आपका कोई सवाल जवाब हो तो मुझे बताया जाए। जिन बच्चों के ऑपरेशन हो जाते हैं उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो, जैसे काम है ऐसी आवाज़ कम आना शुरू हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम? देखिए मेफाइटिस के बारे में लिखा है, बल्कि मैंने भी 1-2 पेशेंट 3 पेशेंट ऐसे हुए हैं जिनकी हेयरिंग इम्पेयर्ड थी, उनकी हेयरिंग भी ठीक हुई है। ठीक है, मेफाइटिस से। और मेफाइटिस से एक मैंने पेशेंट को दी दवाई 2 को कि जिनकी नज़र कमज़ोर थी, कि स्पेशल वो जैसे हमारा आज की जो मर्फी का बैटरी के जो नए उनके बड़े बारीक रूफ हैं, अगर बारीक रूफ आप नहीं पढ़ सकते मेफाइटिस उनको दें तो उनकी आंखों में ताकत आएगी कि वो बारीक रूफ भी पढ़ सकते हैं। वैसे अब रूटा भी देते हैं इस काम में, सनेगा देते हैं, जलसीमियम, लेकिन ये दवाई भी काम करती है। और अगर ट्रांसफर की वजह से या वैसे भी ऑपरेशन के बाद देखिए अगर होगी इसकी कॉम्प्लिकेशंस में तो फिर आप सबसे पहले देंगे स्टाफिसाइग्लिया, कि हो सकता है कोई ऐसी नर्व कट की हो, क्योंकि ये अंदर से कान नाक गला का एक लिंक है, तो सबसे पहले स्टाफिसाइग्लिया और सिलेशिया देंगे। अगर स्टाफिसाइग्लिया कोई आपकी नर्व कट गई है बिल्कुल या आधी कटी है, इम्पेयर्ड हेयरिंग है, तो वो उसको रिपेयर करती है। और सिलेशिया अगर वहाँ पे किसी वजह से इन्फेक्शन है, कईयों के कान बहने शुरू हो जाते हैं या सुनना बंद हो जाता है इसकी कॉम्प्लिकेशन से, तो वहाँ सिलेशिया आप देंगे तो सिलेशिया जो है 50% केसेस को ठीक करेगी। अंदर जो इन्फेक्शन हुई है ऑपरेशन की वजह जो हुआ है तो स्टाफिसाइग्लिया और सिलेशिया ठीक करेगी। वैसे मेरे पास कुछ पेशेंट ठीक हुए हैं जो बिल्कुल बोल नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, और कम से कम 15-20 पेशेंट हैं जो ठीक हुए हैं बच्चे। आजकल भी मेरे 3-4 बच्चे चल रहे हैं, चारों को फ़र्क पड़ रहा है। उनको मैं ट्यूबरकुलाइनम, थूजा, पराठा का, कालीमी और पल्साटिल्ला ये मैं बहुत शुरू से दे रहा हूँ, और मेफाइटिस शुरू में भी दी थी, इसमें भी फ़र्क डाला, फिर ये जेन से निकल गई। तो बहरहाल मेफाइटिस में भी मैट्रिया मेडिका में तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन किसी डॉक्टर ने, शिंगल्स है या बिशंबर दास हैं, उन्होंने मेफाइटिस के बारे में लिखा है कि ये इम्पेयर हेयरिंग के लिए भी है। तो इम्पेयर हेयरिंग में भी ये काम करती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वैसे भी कुछ बच्चे सुनना शुरू हो गए हैं, मेफाइटिस देने से भी वो ठीक हुए हैं। ठीक है ये सब पोटेंशियल में कम जी जी, सब में करेगी। अगर आपके पास 30 है उसको रिपीट करें, वरना 200 करें, 1 करें, लेकिन ये जो पोटेंसी है ना ये आपके पास 30, 200, 1 CM में होनी चाहिए। बात का इनकी एक और दवाई है, उसका नाम है वैसे मिलीफोलियम जो है ना, कईयों की खांसी अगर चोट की वजह से खांसी शुरू हो गई है, कभी कभी खून भी आता है, लेकिन पीछे चोट की हिस्ट्री है तो मिलीफोलियम बड़ा अच्छा काम करती है। अगर एक्सपेक्टोरेशन के साथ ब्लड आ रहा है तो एक्लीफा इंडिका बड़ा अच्छा काम करती है। एक दवाई है कैसेंटीन, ठीक है, अगर जहाँ प्रोटोसिन फेल हो आप वो दें तो वो भी हर किस्म की खांसी को कंट्रोल करती है। ठीक है जी। ग्लोनाइन, अगर कोई आपके पास मरीज आते हैं जिन्होंने बहुत अरसे से डिप्रेशन की दवाइयाँ खाई हुई हैं, या वो डेमेंशिया के पेशेंट है या अल्जाइमर के पेशेंट है, जो डिप्रेशन के पेशेंट है, उनकी खांसी नहीं ठीक हो रही, तो उसकी वजह से ग्लोनाइन भी है। ग्लोनाइन सन हीट की वजह से भी खांसी, ग्लोनाइन, अगर आपको कोई दिमागी प्रॉब्लम है उसमें भी ग्लोनाइन काम करती है।
और कोई सवाल जी? सर रोकने की वजह से एक दवाई है बडियागा। कई आदमी कहते हैं हम खांसते हैं तो बलगम की गोलियां बाहर बनते हैं। बाल ऑफ फ्लैम, बाल ऑफ एक्सपेक्टोरेशन जब निकलेंगे, आप बडियागा उसको देंगे तो वो भी खांसी भी ठीक होगी और वो भी ठीक होगी। सनेगा जिस खांसी के बाद छींक आती है और वो छींक पे ख़त्म होती है तो वो सनेगा दवाई बड़ा अच्छा काम करती है। वो खांसी अमूमन शिकायत आती है कि खांसने के बाद मैं ज़रा सा खांसूँ तो पेशाब के चंद कतरे निकल आते हैं। उसमें सुकीला बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें पल्सटीला बहुत अच्छा काम करेगी, कास्टिकम बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके बाद ऐसी खांसी कि जो डॉक्टर के पास आने से शुरू होगी, जो किसी दफ्तर में जाएंगे बास के सामने शुरू हो जाएगी, लेकिन ये वो साइको खांसी नहीं है। और ऐसा कोई मेहमान आ गया है, आपकी अच्छी उसके अलाक सलाक है, फ्री है, वो आके बैठेगा, आपको खांसी शुरू हो जाएगी। किसी घर आप चले गए हैं, खांसी शुरू होगी। रास्ते में गए हैं, आपको बस में खांसी नहीं होगी। ये इसमें पॉइंट है डिफ्रेंशिएट करने का। आपको टैक्सी में खांसी नहीं होगी, वहाँ भी आदमी बैठे हुए हैं, टैक्सी वाला, बस में भी, वैगन में भी बैठे हुए हैं, लेकिन किसी ऐसे बंदे से जो घर का बंदा नहीं है, गैर बंदा है, लेकिन उसके पास आपको बैठना पड़ेगा, कुछ बातचीत करनी पड़ेगी, कुछ जान पहचान है, वहाँ अगर खांसी शुरू हो जाती है तो एम्बरा ग्रेसिया उसकी दवाई। ऐसे मरीज भी बहुत आते हैं कि डॉक्टर के पास एंटर हुए तो खांसी शुरू, एम्बरा ग्रेसिया। ऐसे मरीज एंटर हुए तो डकार शुरू, डकार पे मार रहे हैं जनाब, हाजमा ख़राब है जी, एम्बरा ग्रेसिया। कार्डियक कफ में कुछ खांसी है, गैस्ट्रिक कफ भी कहलाती है, कि जिनको गैस की वजह से खांसी होती है, जलन हो रही है उसकी वजह से खांसी, उनकी दवाई है कार्बोवेट, लोबिलिया, इन्फ्लाटा और आर्सेन है, गैस्ट्रिक कफ की वजह से। कार्डियक कफ, दिल की वजह से अगर खांसी हो रही है, उसको दिल की तकलीफ है, आप देते रहे सिम्टम, उसको नहीं फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर दिल की वजह से हो रही है, उनको स्पोंजिया देंगे, उनको आप नाजा देंगे, उनको आप लैक्सिस देंगे, उनको आप सेंचरस देंगे, उनकी खांसी भी ठीक होनी शुरू हो जाती है। तो और कुछ सवाल जी खांसी के बारे में? सर उसे रोकने की वजह से जी हाँ, कफ इसको कहते हैं कफ वर्स आफ्टर वैक्सेशन, ठीक है, VXATION के गुस्से की वजह से, ठीक है। उसमें आपकी स्टाफिस एग्रिया, कैमोमिला और नक्स, ये अगर है नक्स, स्टाफिस एग्रिया, वैक्सेशन आफ्टर, कैमोमिला, नक्स, स्टाफिस एग्रिया। और जी कोई नहीं बची जी? वैसे अगर रिपोर्टरी खोलो बड़ी बचती है। कुछ खांसी ऐसी होती है जैसे म्यूजिक बज रहा है, ड्रम की आवाज आती है, ठीक है, ड्रम कफ। कुछ होती है ट्रम्प कफ, ट्रम्प पता है, ट्रम्प वो बीन होता है, पू 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 वाला। अगर उसमें भी खांसी उस तरह की आ रही है, स्पोंजिया और वर्बेस कफ दवाई है। अगर खांसी ड्रम टाइप है तो एकोनाइट बेलाडोना दवाई है, ड्रास्टा दवाई है, कि जैसे ढोल बज रहा है। हमारी खांसियों की किस्से बहुत, आप रिपोर्टरी खोल के भूल जाएंगे, खांसी की दुनिया में चले जाते हैं। स्पीकर के सामने, माइक के सामने वो जलसीमियम है और अर्जेंटम नाइट्रिकम है, खौफ की वजह से होता है ना कि माइक में एग्जाम दे रहे हैं, तो माइक में आवाज से जैसे खींच रही है तो कुछ किसी आ जाती है, माइक नहीं खींच रही है तो अर्जेंटम नाइट्रिक जलसीमियम ही है। ऊंचा बोलने से बलगम, अगर ऊंचा बोलने से हो रही फिर कास्टिकम ड्रासरा है, ठीक है। और लाउड बोलने के बाद फास्फोरस भी है, अगर आप लाउड बोलते हैं तो फास्फोरस भी है जी। हाँ, वो आरम ट्रैफलम ये है कि अगर आप मुकर्रर हैं, लेक्चर देते हैं 1 घंटा 2 घंटे, आपके दरमियान में कहीं आवाज़ बैठ जाती है। कोका बड़ा अच्छा काम करती है कि अगर आप आवाज़ बैठ जाती है कहीं, और कोका उसकी दवाई बड़ी बेहतरीन है। हम एक दफ़ा बैठे थे बेड़ी चौक पे, खाना खा रहे थे, तो वहाँ खालिद अब्बास डार आ गया जो ड्रामों में काम करता है, तो उसने आके बैठ गया, वो भी हमारे पास। कहते अच्छा आप सब होम्योपैथ डॉक्टर हैं, मुझे कोका दवाई बड़ा अच्छा काम करती है, मैं लाहौर से आया हूँ, मेरे पास कोका नहीं, आपके पास है? मैंने कहा है मेरे पास।
तो कोका दवाई कहते हैं ये डॉक्टर नूर मोहम्मद साहब ने मुझे बताई थी, क्योंकि मैं बड़े गाने गाता हूँ, बड़े वो देसी गीत गाता था लंबे लंबी लय वाले। कहता है मैं कोका खा के शुरू करता हूँ और कोका के ख़त्म करता हूँ, मेरी आवाज़ ठीक रहती है। वो पिछले 2 साल तक मेरा मरीज़ रहा है, पिछले 20-30 साल से। कोका के साथ उसको और भी प्रॉब्लम थी, वो दवाइयाँ लेता रहा, लेकिन कोका उसकी ऐसी दवाई है, कहता है मेरी आवाज़ को अगर निखारा हुआ तो कोका क्यों नहीं निखारा हुआ। उसकी उम्र अभी 75 के करीब है। अच्छा जी, और सर 5 मिनट है तो रहती क्यों पहले कुछ सर कुछ पढ़ना पड़ता है क्या, इस तरह कुछ इंट्रोडक्शन मुख्तसर से। रैकी का देखिए इंट्रोडक्शन ये है कि ये एक जापानी तरीका इलाज है, ठीक है। वो उनके वहाँ पे तिब्बत के जगह पे अलामे होते हैं, उनके अलामा जिसको कहते हैं। हम यहाँ दलाई लामा अलामा, हम जहाँ अलामा इकबाल जैसे डॉक्टर को कहते हैं, वहाँ अलामा कहते हैं जो रूहानी तौर पे इलाज करते हैं। तो वो अमूमन अकेले होते हैं, सिंगल होते हैं, और पूरा पूरा टाइम अलहदगी में गुजारते हैं, किसी पहाड़ पे बैठे हैं, किसी रेगिस्तान में बैठे हैं। तो वो इस तरह के इलाज करते थे। तो वो कहते हैं जी कि उनका एक है बंदा, उसका नाम लेंगे तो वो पावर आपके अंदर आ जाएगी, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमारा ईमान है कि किसी बंदे के पास ये पावर ऐसी नहीं हो सकती, अल्लाह के पास पावर होती है। तो हम उस वक्त जब वो उस रेकी शुरू करते हैं तो हम अल्लाह का ख्याल रखते हैं कि अल्लाह ने पावर भेजनी है आपके अंदर, उस ख़ास मर्ज़ के ख़िलाफ़। इस आदमी को ये मर्ज़ है, पहले कुछ पढ़ना पड़ता है। आप उसकी जगह कलमे पढ़ सकते हैं, अल्लाह की तौहीद बयान कर सकते हैं, अल्लाह की कोई अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ सकते हैं, दूसरी पढ़ सकते हैं। तो फिर जब आप अपने आप को तैयार करते हैं, असल में आपके अंदर ही वो एनर्जी आती है। आप एनर्जी शिफ्ट करते हैं, आप किसी को टच करने से शिफ्ट कर देते हैं, किसी को हाथ दूर से 2 इंच दूर रख के भी आपकी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। यानी कि जो आपके जो ओरा बना हुआ है आपके जिस्म के इर्द गिर्द, और जो उसके गिर्द ओरा बना हुआ है, उस ओरा के करीब जब आप टच करते हैं तो आपका ओरा उसके ओरा से टच होता है, उसको एनर्जी सप्लाई करता है, तो वो मरीज ठीक होना शुरू हो जाता है। इसके लिए फुल कंसंट्रेशन चाहिए, माइंड पावर है ये भी माइंड पावर ही है, असल में होम्योपैथी है जी। सब चीज़ों पे करते हैं। वो इस तरह के इलाज करते हैं ना, माइंड पावर के, माइंड पावर हो गई, रैकी हो गई, कोई और माइंड एक्सरसाइज हो गई, मिसमेरिज्म हो गया, वो इसमें करते हैं काम। तो वो है सारा माइंड का ही है ना। देखो मिसमेरिज्म क्या है, माइंड है। जादू क्या है, माइंड है। ये दूसरे को कहना, सलाह देना बैठे बैठे, ये भी मिसमेरिज्म सारा माइंड के साथ है। मैंने ये माइंड का 4th डायमेंशन माइंड पावर कोर्स भी किया हुआ है। आप यहाँ से बैठ के कोई मरीज अमेरिका में बैठा, आप इलाज भी कर सकते हैं उसका, और मैंने ऐसा किया भी है और मरीज ठीक भी हुए। उसका एक बड़ा प्रोसीजर है पूरा, कि आपको यहाँ से उठ के आपको लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, कथा कलामी बंद करनी पड़ेगी, टीवी बंद करना पड़ेगा, रोशनी बंद करनी पड़ेगी, शोर बंद करना पड़ेगा, अपने आप को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और फिर लैब्स बनी है दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में, बहुत अजीब व गरीब जगह पे लैब्स बनी हुई हैं। आपके वहाँ क्लिनिकल टेस्ट होंगे उस मरीज़ के, वहाँ से तसव्वुराती, वहाँ उनके जैसे किसी का किडनी फेल, आपने किडनी चेंज करना है, आप उस लैब में जाएंगे, किडनी हासिल करेंगे, और वो ख्यालात भी उसको भेजेंगे। और ये जब ख्यालात ऐसे भेजते हैं तो उसके पास जाते हैं तो मरीज ठीक भी है। ख्यालात, आपको पता है कि वर्ल्ड पावर इतनी है ही असल में वर्ल्ड पावर। आपकी वर्ल्ड में इतनी कुव्वत है कि अभी मैं आप सबको कहूँ आई लव यू टू, आप सारे खुश हो जाएंगे। साथ ही मैं उठूँ आई हेट यू यार, और अगले दिन एक बंदा भी यहाँ नहीं बैठा होगा। मैंने लफ्ज़ बोले हैं ना थप्पड़ मारा ना कुछ का, लव की जगह हेट का है सिर्फ, वो भी 4 लफ्ज़ है, कुरान आप पसंद नहीं करेगा। तो वर्ड की कितनी ज़बरदस्त कुव्वत है आपकी कि आप किसी को प्यार से मना लें या किसी को गुस्से से नाराज़ कर लें। तो वर्ड और वर्ड का इस्तेमाल, और टाइम पे इस्तेमाल, फ़िक्रे का इस्तेमाल, अल्फाज का चुनाव, और फिर उसके साथ अगर आपके सबकॉन्शियस में अल्लाह की खुशनुदगी है, अल्लाह का हुक्म है, तो फिर वो आपकी पावर कई गुना ज़्यादा हो जाती है, फ़ौरन जाती है। ये वर्ड की इतनी ज़्यादा है कि आपकी ये स्पीड मोबाइल की भी उतनी स्पीड नहीं है, रोशनी की भी नहीं है, लाइट की भी नहीं है, बिजली की भी नहीं है, जितनी वर्ड की स्पीड है।
तो वो सर जिसका इलाज आप करेंगे अमेरिका में करेंगे उसकी शक्ल सूरत आपको पता होनी चाहिए। बताएंगे वो पहले। उस टाइम पे आप उसको कहेंगे कि आप लेट जाओ या इस कमरे में रोशनी बंद कर दो। जब हमारा टेस्ट हुआ था ना, हमें सर्टिफिकेट मिला था, हमारा टेस्ट ही ये हुआ था कि जैसे आप और मैं बैठे हैं क्लास में, ना पहले आप जानते हैं मुझे ना मैं जानता हूँ। मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक कज़न है लाहौर में है, उसकी उम्र इतनी है, आप बताएं इस वक्त क्या कर रहा है। वो फिर उस वक्त सारा वो आप चार्ज हुए होते हैं, उस कोर्स करके सुबह से शाम तक उस माहौल में रह के, मिसमरीजम में रह के आप चार्ज हुए होते हैं। आपका माइंड इस तरफ होता ही नहीं है, उस तरफ होता है तो फिर आप बताते हैं कि आप फिर आंखें बंद करते हैं। सर आपका भाई की उम्र इतनी है, उसके बाल काले इतने हैं, सफ़ेद इतने हैं, वो इस वक्त मोटरसाइकिल पे जा रहा है, वो इस वक्त बीमार है। तो हमारे इम्तिहान में ऐसी हुआ कि 2 लड़कियां थी, तो एक लड़की ने कहा जी तुम्हारा भाई तो मुझे अस्पताल में नज़र आ रहा है, उसको प्लस्तर हुआ है। वो कहती ये कैसे मुमकिन है, मेरी रात को उससे बात हुई है, ये गलत है। वो जनाब उधर ड्रामा लग गया, और जब फूल किया उस लड़की के भाई को, वाकई रात को एक्सीडेंट हुआ था, उन्हें बहन को नहीं बताया, वो अस्पताल दाखिल थे। तो जब आपके इस तरह के सवाल केस ठीक होते हैं फिर वो आपको डिग्री दे देते, तो कंसंट्रेट करना पड़ता है। माइंड पावर बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कितने अरसे में सीखी जा सकती है चीज? अगर चाहे तो एक दिन में भी हो सकती है, ना चाहे तो साल भी लग जाए, नहीं सीख सकते। कोर्स सुबह 9 से लेकर रात 2 बजे तक होता है। वन टाइम सेशन है, 50,000 उसकी फीस है आजकल। उस वक्त कम थी, उस वक्त 20,000 थी जब उसने किया। मैंने जब किया था 92-4 में 20-25,000 फीस थी। रैकी की भी 18-20,000 थी, माइंड पावर की 25,000 थी, 45,000 में किया। मुझे नहीं पता आपकी रेकी, मैंने रेकी लेवल 2 तक किया हुआ। हाँ हाँ हाँ। नहीं आज का रेट शायद होगा, लेकिन देखे ना, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो डॉक्टर नहीं है, अनपढ़ है, बिल्कुल ही अनपढ़ है, उन्होंने रेकी सीख के वो भी काम कर रहे हैं, ना कोई दवाई ना कुछ, उनके क्लिनिक भी चल रहे हैं। फुल कंसंट्रेशन चाहिए आपकी, और अल्लाह से नज़दीकी चाहिए। मैं बात पे ये कहता हूँ कि आप ये देखें कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ कितना गहरा बन चुका है। अगर आपके अल्लाह से ताल्लुक़ बन चुका है तो आप ये सारे काम कर सकते हैं, वरना मुश्किल हो जाएगा। प्रेगनेंसी, हाँ, प्रेगनेंसी में जो खांसी होती है उसकी कौन सी दवाई? उसकी दवाई कालीब्रोमेटम, उसकी दवाई कोनियम। मुझे कभी फेल नहीं हुई, मेरे पास बहुत आती हैं प्रेगनेंट ख़वातीन की, मुझे खांसी है खांसी है। देखिए जी, कालीब्रोम आजमाई हुई है, लिखा हुआ है इसके बारे में, इसके पीछे क्या आप साइंस है कोई पता नहीं, लेकिन 10 में से 9 या 10 के 10 औरतें ठीक होती हैं। कोनियम इसके बाद नहीं जी, कालीब्रोमेटम भी है, कोनियम भी है, कालीब्रोमेटम, लेकिन काम फर्स्ट ग्रेड कर दिए। कोनियम भी है, कोनियम, बस एक कोनियम और कालीब्रोमेटम। फर्स्ट सब तो पहले कालीब्रोमेटम देना, इधर भी फर्क पाया जाएगा, और अगर कोई फर्क रह गया कोनियम कसर निकाल देगी। और प्रेगनेंसी में दांत दर्द की कौन सी दवाई है? प्रेगनेंसी में दांत दर्द की दवाई है मैग्नीशियम का, और ये भी फेल नहीं होती, मजे की बात है, बड़ा अच्छा है का। ये तो दी हुई है ना। अगली इंशाल्लाह अभी बाजवान नमाज भी होती है हमारी, और अगली दफ़ा 6 बजे इंशाल्लाह मर्ग कार पे डिस्कस करेंगे। और मर्ग कार में आपको पता है कि क्या क्या बीमारियां आ सकती हैं। यूटीआई सबसे पहले है, फिर उसके बाद स्टमक है, उसके बाद स्किन है, फिर सिफिलिटिक असरात है, सारे इंशाल्लाह।